हाय एवरीवन, माई सेल्फ अजय पटेल। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर यानी संविधान के ऊपर। इसके पहले जितने भी वीडियोस आए वो एक्ट्स से रिलेटेड थे। अंग्रेजों के द्वारा जितने भी एक्ट लाए गए उन सभी एक्ट को हमने वन बाय वन कवर किया है। पिछला वीडियो 1947 के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट से रिलेटेड था। 1773 के रेगुलेशन एक्ट से शुरू किया था और 1947 के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट तक हम पहुंच गए थे। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के आने के साथ ही हमें आज़ादी मिल जाती है और आज़ादी मिल जाने का मतलब ये है कि अब हम अपने खुद के नियम कानून बना सकते हैं, अपना खुद का संविधान बना सकते हैं। तो 1946 में कैबिनेट मिशन आया, उसके साथ ही हमें अपना संविधान बनाने की अनुमति मिल जाती है। तो हमने संविधान बनाना चालू कर दिया। तो अब जितने भी वीडियो आएंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, संविधान से रिलेटेड आएंगे। आज का ये जो वीडियो है उसमें हम ये देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से फॉर्म हुआ, क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या रोल रहा। इसके पहले हमने देख चुके थे 1934 में एम.एन. रॉय, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के एक पायनियर थे, उन्होंने ये सुझाया था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के उनके आइडिया के बाद ही ये कांग्रेस का एक लक्ष्य हो गया था। फिर उसके बाद कैबिनेट मिशन के आने के साथ हमें ये अनुमति भी मिल जाती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की। तो आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रकार देखेंगे कि उसमें किस तरीके से डिवाइड किया गया, कैसी कमिटीज बनी उसमें, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किस तरीके से काम किया, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह से बनाया। तो टोटल इसको बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। उन 2 साल 11 महीने 18 दिन में क्या क्या हुआ, क्या क्या सेशंस हुए, किन सेशंस में क्या चीजें सामने निकल के आई, उन सभी को वन बाय वन आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो संविधान सभा की यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्यों चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसलिए चुना गया था क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभी लैंग्वेजेस को, सभी रीजनल लैंग्वेजेस को जानते थे। इसलिए संविधान सभा की अध्यक्षता करने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। उस वक्त क्या थे, जैसे कि आज तो लगभग सभी क्षेत्रों में हिंदी जानी जाती है और हिंदी बोली भी जाती है, ठीक है, लेकिन उस वक्त लोग अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को जानते थे, हिंदी बोल नहीं पाते थे, सभी क्षेत्रों में हिंदी नहीं होती थी। इसलिए फिर ऐसे व्यक्ति को चुनना जरूरी था जो सभी लैंग्वेजेस को जानता हो, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद काफ़ी पढ़े लिखे व्यक्ति थे। इसलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा की अध्यक्षता के लिए चुना गया था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि किसी कारणवश 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा में उपस्थित नहीं हो पाए अध्यक्षता करने के लिए। इसलिए फिर टेम्परेरीली डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। सिर्फ 9 दिसंबर 1946 को टेम्परेरीली चुना गया क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उपस्थित नहीं हो पाए थे। फिर 9 दिसंबर के बाद संविधान सभा की जितनी भी सभाएं हुई उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्षता की। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की, और वाइस प्रेसिडेंट थे इसके वी.टी. कृष्णचारी और H.C. मुखर्जी। 2 वाइस प्रेसिडेंट थे और एक चेयरमैन थे, ठीक है। सेकंड मीटिंग हुई 11 दिसंबर 1946। तो तब तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उपस्थित हो गए थे, तो चेयरमैनशिप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही चेयरमैनशिप की इसकी। उसके बाद हम देखते हैं 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन यानी उद्देश्य प्रस्ताव रखा। इस उद्देश्य प्रस्ताव में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रकार से उद्देश्य बताया कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसका क्या उद्देश्य होगा, यह किस प्रकार से काम करेगी, संविधान सभा की कार्य प्रणाली क्या होगी, किन बातों को ध्यान में रखते हुए संविधान बनाया जाएगा। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए एक उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावित किया गया। जैसे कि इसमें कहा गया कि हम यानी संविधान सभा में उपस्थित लोग भारत को एक इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र,
सॉवरेन यानी संप्रभु, जिस पर भारत के लोगों का ही अधिकार हो, भारत के लोग ही प्रभुत्व हो जिनका, और रिपब्लिक यानी गणराज्य बनाने के लिए संकल्पित हैं और भारत के भविष्य में शासन के लिए एक संविधान का निर्माण करेंगे। कहने का मतलब ये था कि यह जो संविधान सभा है यह एक ऐसे संविधान का निर्माण करे जो भारत को स्वतंत्रता प्रदान करे। सॉवरेन यानी कि प्रभुत्व, भारत पर सिर्फ और सिर्फ भारत के लोगों का ही अधिकार हो, और रिपब्लिक यानी भारत के शासन की सत्ता भारत की पब्लिक के हाथ में हो, किसी व्यक्ति विशेष या परिवार के हाथ में ना हो। यह इसमें कहा गया था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में। इसके अलावा दूसरा पॉइंट इसमें यह था कि हम संविधान तो बना रहे हैं, लेकिन संविधान किसके लिए बना रहे हैं? तो भारत के लिए बना रहे हैं, ओके। लेकिन भारत में कौन से क्षेत्र के लिए बना रहे हैं? तो इस पॉइंट में यह कहा गया था कि यह संविधान पूरे भारत पर लागू होगा। अब पूरे भारत से मतलब वो सारा का सारा क्षेत्र जिस पर अंग्रेजों ने राज किया, और वो भी जिस पर भारत के राजाओं ने शासन किया, लेकिन लगाम अंग्रेजों के हाथों में होती थी, और वो भी जो अपनी मंशा से पाकिस्तान में शामिल ना होकर के भारत में शामिल हुए हैं। इन सभी क्षेत्रों पर भारत का संविधान लागू होगा। तीसरा इसमें यह कहा गया था कि भारत के सभी क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली करेगी। अब यह पावर पार्लियामेंट के पास में है। अभी जो वर्तमान में यह पावर पार्लियामेंट के पास में है। अब पार्लियामेंट किसी राज्य की सीमा को घटा या बढ़ा सकती है, तब यह पावर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हाथ में थी, और रेसिजुअरी पावर उस स्टेट के हाथ में रहेगी। अब यह रेसिजुअरी पावर क्या है? तो इसे हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। रेसिजुअरी पावर मतलब वो जो ना ही यूनियन लिस्ट में है, जो ना ही स्टेट लिस्ट में और ना ही कॉन्करेंट लिस्ट में, वो रेसिजुअरी पावर में आती है। तो ये रेसिजुअरी पावर स्टेट के हाथों में रहेगी, और भारत की संप्रभुता, स्वतंत्रता और भारत के शासन की सत्ता भारत के लोगों के हाथों में रहेगी। यानी कि भारत के ऊपर प्रभुत्व सिर्फ भारत के लोगों का होगा, और भारत के लोग इंडिपेंडेंट होंगे, और भारत के शासन की सत्ता भी भारत के लोगों के हाथों में ही रहेगी। जैसे कि आज भी जो भारत सरकार है उसे कौन चुनता है? भारत की पब्लिक चुनती है। तो मतलब भारत की सत्ता किसके हाथ में है? भारत के जनता के हाथों में है। और भारत के लोगों को पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली न्याय मिले, अवसर की समानता हो, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता हो, बोलने की आज़ादी हो, और साथ ही साथ जो माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक है, बैकवर्ड क्लास है, दलित वर्ग और ट्राइबल एरियाज में रहने वाले लोग यानी आदिवासी अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। इस प्रकार का हमें संविधान, ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रपोज किया गया है कि इस प्रकार का हमें संविधान बनाया जाना चाहिए जिसमें भारत के जो बैकवर्ड क्लास हैं, दलित वर्ग और ट्राइबल एरियाज में रहने वाले लोग यानी आदिवासी लोग हैं, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, और भूमि, जल, वायु इन सब पर पब्लिक का अधिकार हो, और भारत में रिपब्लिक यानी प्रजातंत्र बना रहे, यानी कि भारत की चीज़ों पर भारत के लोगों का अधिकार हो। यह पंडित जी जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि किसी बाहरी शक्ति का अधिकार ना हो, सिर्फ भारत के लोगों का अधिकार हो। फिर नेक्स्ट है, दिस एंशिएंट लैंड अटेन्स इट्स राइटफुल एंड ऑनर्ड प्लेस इन द वर्ल्ड, यानी कि भारत का विश्व में सही और सम्मानजनक स्थान है, और हम लोग यानी कि भारत के लोग वर्ल्ड पीस यानी वसुदेव कुटुंबकम, पूरे विश्व में शांति हो और मानव जाति का कल्याण हो, इसके लिए अग्रसर रहते हैं। तो यह था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया, यह एक प्रकार से पूरी संविधान सभा को, पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डायरेक्ट किया, डायरेक्शन दी कि हमें इस प्रकार का संविधान बनाना चाहिए जिसमें कि
पूरा का पूरा शासन भारत के लोगों के हाथ में हो, रिपब्लिक हो, गणराज्य हो, और दलित वर्ग, फिर ट्राइबल एरियाज में रहने वाले लोग, आदिवासी लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। इस प्रकार का उन्होंने एक प्रकार से ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन यानी उद्देश्य प्रस्ताव प्रपोज किया। ये 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। फिर इसी को आगे मॉडिफाई करके प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना बना दिया गया। आगे चल के यही प्रस्तावना बन जाता है। अब हम ये देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कार्य। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेनली काम तो था फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण, लेकिन साथ ही साथ में गवर्नमेंट को चलाना, यह काम भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सौंपा गया था। ओके, क्योंकि अब अंग्रेज भारत छोड़कर जा रहे हैं, तो अब भारत की गवर्नमेंट को कौन चलाएगा। तो इस प्रकार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दो काम करना पड़ रहे थे, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन और दूसरा गवर्नमेंट को चलाना। हालांकि ये दोनों काम अलग अलग दिन होते थे। तो जब असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन के लिए मिलती थी तब इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, और जब असेंबली एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी मिलती थी तब इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर यानी गणेश विनायक मावलंकर करते थे। दो काम होते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास, गवर्नमेंट को चलाना भी और भारत के लिए एक कानून बनाना भी यानी संविधान बनाने का काम भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास था। तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गवर्नमेंट को चलाने के लिए मिलती थी तब यानी एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी मिलती थी तब इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे, और जब एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिलती थी, कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन के लिए मिलती थी, तब इसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद करते थे। तो दो दो काम करना पड़ रहे थे पैरेलली। तो शायद इसी वजह से इसे तैयार होने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे, और फाइनली 26 नवंबर 1949 को इसका ड्राफ्ट बनकर के तैयार हुआ। लेकिन यह लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ। 26 नवंबर 1949 को इसका ड्राफ्ट बनकर के तैयार हो जाता है, लेकिन यह लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी की यह डेट इसलिए चुनी गई क्योंकि इसी दिन साल 1930 में कांग्रेस ने अपना लक्ष्य पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस रखा था। इसलिए इसी वजह से इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जबकि यह 26 नवंबर 1949 को ही बनकर के तैयार हो गया था। हालांकि 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हो गया था, तो 26 नवंबर के दिन भी कुछ ना कुछ मनाया जाना चाहिए। इसलिए अब मोदी सरकार ने 26 नवंबर को एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल डे यानी संविधान दिवस मनाने की घोषणा की है। अब 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, और पूरे संविधान के बनने में पूरा खर्चा आया 64 लाख रुपए का आया उस वक्त, 64 लाख रुपए। अब संविधान का निर्माण कोई आसान काम तो था नहीं, क्योंकि इतने बड़े देश का संविधान बनाना था और जिसमें इतने भिन्न भिन्न संप्रदाय के लोग थे, तो काफ़ी सोच समझ कर कानून बनाने की जरूरत थी। इसलिए क्या किया गया कि पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से कई सारी कमेटी बना दी गई, और हर एक कमेटी को कुछ ना कुछ स्पेसिफिक मुद्दा दे दिया गया कि आपको इससे रिलेटेड कानून बनाना है। तो इस प्रकार कुल 8 मेजर कमेटी बनी और कई सारी माइनर कमेटीज बनी। मेजर कमेटी की हम लिस्ट में देखते हैं। तो मेजर कमेटी में इसकी हम जैसे लिस्ट देखें तो यूनियन पावर्स कमेटी बनी, और इसके अध्यक्ष को भी देख लेंगे। तो यूनियन पहली है जैसे कि यूनियन पावर्स कमेटी। यूनियन पावर्स कमेटी की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, यूनियन पावर्स कमेटी। दूसरी कमेटी थी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। यूनियन पावर्स कमेटी की अध्यक्षता भी पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की अध्यक्षता भी पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। अब यदि यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कमेटी बनी तो ऑब्वियसली प्रोविंसेस के लिए भी बनी होगी। तो प्रोविंशियल
कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। स्टेट लिस्ट प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी से मतलब था कि जो स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड कानून बनाना। अब उसके बाद है एडवाइजरी कमेटी। नाम से ही स्पष्ट है, एडवाइजरी कमेटी यानी कि ऐसी कमेटी जो एडवाइस दे। तो किन मुद्दों पर एडवाइस दे? तो कई सारे मुद्दे हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, ट्राइबल पीपल हैं, ऑप्रेस्ड हैं। इसलिए इस एडवाइजरी कमेटी की कई सारी सब कमेटी बना दी गई, क्योंकि बहुत सारे काफ़ी मुद्दे थे। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी, इसकी अध्यक्षता जेवी कृपलानी ने की। माइनॉरिटीज सब कमेटी, जिसके अध्यक्ष HC मुखर्जी बने। फिर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज सब कमेटी, इसके अध्यक्ष गोपीनाथ बादोलई बने। उसके बाद एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज अदर देन दोज इन असम सब कमेटी, इसके अध्यक्ष एवी ठक्कर बने। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज सब कमेटी, 6th है कमेटी ऑन रूल्स ऑफ प्रोसीजर, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। 7th है स्टेट कमेटी, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। 8th है स्टीयरिंग कमेटी यानी संचालन समिति, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। इस कमेटी का काम था पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को किस प्रकार से संचालित करना है। तो ये थी मेजर कमेटी। मेजर कमेटी में ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कमेटी है, क्योंकि इसने कॉन्स्टिट्यूशन का प्रारूप यानी ड्राफ्ट तैयार किया था। तो आइए इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इस कमेटी में 7 सदस्य थे, जिनके नाम हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो कि इसके चेयरमैन थे। उसके बाद N गोपाल स्वामी अयंगर, तीसरे थे अल्लाडी कृष्ण स्वामी अय्यर, चौथे थे डॉक्टर KM मुंशी, पांचवें सैयद मोहम्मद सादुल्लाह और छठवें थे N माधव राव। N माधव राव के पहले BL मीटर थे। BL मीटर की तबीयत खराब हो जाने की वजह से N माधव राव आए। उसके बाद 7वें थे TT कृष्णचारी। TT कृष्णचारी DP खेतान को रिप्लेस करके आए थे। 1948 में DP खेतान की मृत्यु हो गई थी। उनके बाद TT कृष्णचारी को इसका सदस्य बनाया गया था। फिर ड्राफ्टिंग कमेटी ने कई सारी कमिटीज के रिकमेंडेशन को समझा और फिर सभी कमिटीज की रिकमेंडेशंस को मानते हुए या फिर जिन रिकमेंडेशन में कुछ सुधार की जरूरत थी उनमें सुधार करते हुए फरवरी 1948 में अपना पहला मसौदा तैयार किया और फिर इस फर्स्ट ड्राफ्ट को, इस पहले मसौदे को पब्लिक के डिस्कशन के लिए भेज दिया गया, जिसमें करीब करीब 8 महीने तक पब्लिक के बीच डिस्कशन चला और फिर 8 महीने तक पब्लिक के द्वारा किए गए क्रिटिसिज्म और सजेशन को मानते हुए अक्टूबर 1948 में सेकंड ड्राफ्ट तैयार हुआ। तो यह था ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में। अब हम देखते हैं माइनर कमेटीज के बारे में। माइनर कमेटी में पहली कमेटी थी फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। दूसरी थी क्रेडेंशियल कमेटी, इसकी अध्यक्षता अल्लाडी कृष्ण स्वामी अय्यर कर रहे थे। और तीसरी थी हाउस कमेटी, जिसकी अध्यक्षता B पट्टाभी सितार मैया कर रहे थे। चौथी थी ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर KM मुंशी कर रहे थे। पांचवी थी एडोक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग को लेकर के एडोक कमेटी बनी थी, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। छठवीं थी कमेटी ऑन द फंक्शंस ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली के क्या क्या फंक्शंस होंगे, इसकी अध्यक्षता GV मावलंका कर रहे थे। और साथ ही साथ में GV मावलंका जो थे वो लेजिस्लेटिव असेंबली के भी अध्यक्ष थे। और सातवीं थी एडोक कमेटी ऑन द सुप्रीम कोर्ट,
सुप्रीम कोर्ट के लिए जो एडॉक कमेटी बनी थी उसकी अध्यक्षता एस वर्धाचारी कर रहे थे। ये जो एस वर्धाचारी थे ये संविधान सभा के अध्यक्ष, संविधान सभा के मेंबर नहीं थे, इन्हें अलग से चुना गया था। ठीक है, क्योंकि अब कोई सुप्रीम कोर्ट के लिए यदि कमेटी बने और उसकी अध्यक्षता एस वर्धाचारी करें जो कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य रहे, तो वो फिर कॉन्स्टिट्यूशन के असेंबली के फायदों को मद्देनजर रखते हुए कुछ सुप्रीम कोर्ट में फेरबदल कर सकते थे। इस बात को ध्यान में रखते हुए नॉन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर को इसका अध्यक्ष बनाया गया। फिर थे कमेटी ऑन चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस, इसकी अध्यक्षता बी पट्टावी सितार मैया कर रहे थे। 9th है एक्सपर्ट कमेटी ऑन द फाइनेंशियल प्रोविजंस ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी अध्यक्षता नलिनी रंजन सरकार कर रही थी। 10वीं है लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमेटी, इसके धर इसके अध्यक्षता कर रहे थे। स्पेशल कमेटी टू एग्जामाइन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जवाहरलाल नेहरू। और प्रेस गैलरी कमेटी, इसकी चेयरमैनशिप उषानाथ सेन। और एडॉक कमेटी ऑन सिटीजनशिप, इसकी चेयरमैनशिप एस वर्धाचारी कर रहे थे। तो ये कुछ माइनर कमिटीज के बारे में था। अब हम देखते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हमने मेजर कमिटीज के बारे में देख लिया, माइनर कमिटीज के बारे में देख लिया। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेकर के कई सारे क्रिटिसिज्म भी हैं। तो क्रिटिसिज्म की बात करें तो कई सारे लेवल पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्रिटिसाइज किया गया है। जैसे कि कुछ लोगों का मानना था कि इस असेंबली के सदस्यों को पब्लिक के द्वारा इलेक्ट नहीं किया गया है, नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, मतलब कि यह एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है। दूसरा क्रिटिसिज्म इसमें यह था कि नॉट अ सोवरेन बॉडी, ये एक सोवरेन बॉडी भी नहीं है, मतलब कि इसका गठन कैबिनेट मिशन के आने के साथ हुआ और असेंबली ने अपना पहला सेशन भी तब शुरू किया जबकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने परमिशन दी, तो ये एक सोवरेन बॉडी भी नहीं है। तीसरा क्रिटिसिज्म ये था कि ये एक टाइम कंज्यूमिंग था, इसे बनने में काफ़ी ज़्यादा समय लग गया था। उनका यह मानना था कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में सिर्फ 4 महीने का वक्त लगा, तो फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में इतना समय क्यों लगा। और इसीलिए नजरुद्दीन अहमद जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य थे, उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी को ड्रिफ्टिंग कमेटी, यानी कि एक ऐसी कमेटी जो लेतलारी कर रही है, ज़्यादा समय ले रही है, ड्रिफ्टिंग कमेटी कह करके बुलाया। चौथा क्रिटिसिज्म इसमें यह था कि यह असेंबली कांग्रेस के द्वारा डोमिनेटेड है, इस असेंबली पर पूरा शासन कांग्रेस का है। और इस पक्ष में अपनी बात रखते हुए ग्रानविले ऑस्टिन जो कि एक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कहा, ग्रानविले ऑस्टिन ने कहा, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज अ वन पार्टी बॉडी इन एन एसेंशियली वन पार्टी कंट्री। द असेंबली वॉज द कांग्रेस एंड द कांग्रेस वॉज इंडिया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर भारत की सिर्फ एक पार्टी कांग्रेस का अधिकार है। पांचवा क्रिटिसिज्म यह था कि इस असेंबली में लगभग सभी सदस्य लॉयर और पॉलिटिशियन हैं, तो यह एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म था, क्योंकि जब हर एक विभाग से सदस्य चुनकर के आते तो इस प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन बन करके तैयार होता, वो काफ़ी अच्छा होता। और एक प्रकार का यह भी है कि इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज जो है वो इतनी टफ है, यदि हम ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की स्क्रिप्ट को पढ़ें तो वो हमें आसानी से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो एक लॉयर की लैंग्वेज है, एक पॉलिटिशियन की लैंग्वेज है। तो ये भी एक इसका बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है। तो ये थे इसके क्रिटिसिज्म। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जिनसे मिसेलेनियस फैक्ट्स जिनसे वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला है एलिफेंट वाज अडॉप्टेड एज द सिंबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसका सिंबल यानी उसकी जो सील होती थी वो एलिफेंट होता था, उसमें हाथी था, इसका सिंबल हाथी था। इट एडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग ऑन जुलाई 22, 1947। जुलाई 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग को इन्होंने अडॉप्ट किया, तिरंगे को, ट्राई कलर को इन्होंने एक नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया। फिर 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया गया। 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया नेशनल एंथम को।
इट अडॉप्टेड द नेशनल सॉन्ग ऑन जनवरी 24, 1950। 1950 को ही नेशनल एंथम और जनवरी 24, 1950 को ही नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया गया। इट इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन जनवरी 24, 1950। जो संविधान सभा के अध्यक्ष ने, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो चेयरमैनशिप कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको ही आगे चल करके जनवरी 24, 1950 को भारत का राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट चुन लिया गया। सर BN राव was appointed as the constitutional advisor, legal advisor to the constituent assembly। BN राव को constitutional advisor यानी एडवाइज करने के लिए उन्हें अपॉइंट किया गया था। HVR अयंगर was the secretary to the constituent assembly। HVR अयंगर सचिव बने, संविधान सभा के सचिव बने। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा was the calligrapher of the Indian Constitution। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने वाले का नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। 9th है, द हिंदी वर्जन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज कैलीग्राफ्ड बाय वसंत कृष्णन वैद्य एंड डेकोरेटेड बाय नंदलाल बोस। इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो वसंत कृष्णन वैद्य, और इसको डेकोरेट किया गया है नंदलाल बोस के द्वारा। तो ये था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।